आज के इस वीडियो में जितने भी मॉक के टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान दें, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कुछ दिन पहले आया है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। वहाँ पे लोगों का डिमांड था कि ये सीरीज कंटिन्यू होनी चाहिए, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी एंगल बाइसेक्टर है ए का, एबी का वैल्यू दिया है, एसी का वैल्यू दिया है, डीसी का वैल्यू दिया है, हमें लेंथ ऑफ बीसी बताना है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हमने ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, ए का एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी डी एंड डी सी का होगा। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8.4, ए है 5.6, यहाँ पे बी डी दिया है नहीं, डी सी दिया हुआ है, डी सी है 2.8, तो यहाँ पे हमें बी डी निकालना होगा। 2.8 है, 2 बार में जा रहा है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि बी डी का जो वैल्यू होगा यह 4.2 हो जाएगा। पूरा बी सी कितना हो जाएगा, बी डी एंड डी सी को जोड़ना है तो 4 2 6 1 7। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस लग रहा है देखने में। इसमें है कि 50 लीटर पेंट है एक वेसल में, 20% पेंट आपने निकाला है एंड उसका जगह ऑयल डाल दिया, कोई बात नहीं, फिर से 20% निकाला, 20% मिक्सचर निकालेंगे अभी एंड सेम अमाउंट ऑफ ऑयल फिर से डाल दिया है। प्रोसेस को एक बार और किया है हमने, तो आपको बताना है कि पेंट टू ऑयल का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिए, पेंट टू ऑयल हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। तो बोलोगे कि क्या निकालेंगे, आप बार बार निकाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो बोलेंगे कि हम ना ऑयल डाल रहे हैं। तो जो डाल रहे हो उसका हम रेशियो नहीं निकालते हैं, हम निकालेंगे क्या चेंज नहीं हुआ है, मतलब डालने से क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर है कि पेंट, तो हम पेंट बटा टोटल निकालेंगे। बात समझ गए। अगर आप निकालने के बाद तेल डाल रहे हो हर बार, तो हम तेल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रेशियो निकालते थे, सीधे हम पेंट बाई टोटल निकालेंगे, फिर बाद में जो एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पेंट बाई टोटल, और ये कितना होगा। पहली बार आपने 20% निकाला है, 20% का मतलब होता है 1/5वां हिस्सा। जब 1/5वां हिस्सा आप निकाल लोगे तो 4/5वां हिस्सा बचेगा। बोले कि बात तो सही है। अभी 4/5वां हिस्सा फिर से आप क्या करोगे, 20% निकाल रहे हो और फिर से तेल डाल रहे हो। अभी फिर से क्या होगा, आप 20% निकालोगे जो कि 1/5वां हिस्सा है, फिर से तेल डालोगे तो 4/5 एक बार और आएगा। इनफैक्ट 4/5वां हिस्सा एक बार और बचेगा। तो ऊपर आप देख रहे हो 4 का 16 का 64 आ गया, नीचे 125 आ गया। तो पेंट और टोटल का रेशियो है 64/125। हमें चाहिए पेंट बाई ऑयल, तो भैया 64 यूनिट अगर पेंट है तो बाकी का 61 यूनिट क्या हो जाएगा, तेल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, हमने तो थोड़ा सा ऐसा अलग अलग करके बताया। आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अच्छा पी बाई टी जो है दोस्त 4/5 का पावर 3 आ जाएगा, जो कि आ गया 64/125। लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो बोलोगे कि पेंट बटा ऑयल कितना हो जाएगा, 64/61। ये तो आप मुजवानी कर दोगे। ठीक, आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में 2 पाइप है पी एंड क्यू, इनको अटैच किया है टैंक से। पी एक इनलेट है, क्यू एक आउटलेट है। क्यू का जो फ्लो है वो 10 मीटर प्रति क्यू ज्यादा है पी के फ्लो से। ठीक है, क्यू 8 मिनट कम टाइम लेता है टैंक को खाली करने में जितना टाइम लगता है पी को टैंक को फिल करने में। तो हमें बताना है कि अगर टैंक की कैपेसिटी 2400 मीटर क्यू है तो आपको बताना है कि फ्लो ऑफ पाइप पी क्या होगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं पाइप पी का जो फ्लो रेट है वो कितना है, एक्स मान लीजिए। बाकी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2400 को खाली करने में 2400/x लगेगा, मतलब 2400 को भरने में 2400/x लगेगा, क्योंकि पी आपका क्या है, फिल पाइप। अभी आप बताइए जो Q का रेट है 10 ज्यादा है, मतलब कि 2400/x + 10 होगा। बोल के ये भी सही बोल रहे हो। एक बात बताइए, 2400/x + 10 आप कर रहे हो, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, तो इसके बीच का जो गैप है ना दोस्तों, क्वेश्चन में कितना दिया, 8। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। तो ऑप्शन में अगर हमने x का वैल्यू 50 पुट किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो 50 पुट करेंगे तो 0 चला जाएगा ना, तब 5 चौका 20 48 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 10 60, ये आ गया 40। तो डिफरेंस 8 का आ रहा है, इसलिए सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे नहीं भी होता तो आप 2400 कॉमन ले लेते, ऊपर 10 आता, नीचे आता x × x + 10, और यहाँ पे आ जाता 8। 8 से कितना बार में चला जाएगा, 300 बार में। तो x × x + 10 का वैल्यू कितना आ गया है आपका, 3000। यहाँ से तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 50 होगा, क्योंकि 50 × 60 हो जाएगा 3000। तो ऐसा भी कर सकते थे, जो आपका मन है। आगे चलिए, इसमें 12z + 12/z का वैल्यू √432 दिया, z का पावर 19 + z का पावर 31 दिया। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डर वर लग सकता है, तो उस डर को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं कि 12z + 12/z है,
√432 को आप 12√3 लिख सकते हो, 12 12 12 चला जाएगा, ध्यान दें। अच्छा 12 जेड भी था ना, तो जेड प्लस 1/z का वैल्यू किया गया है √3। ध्यान दें, यहाँ से आपको ध्यान रखना होता है कि z⁻6 का वैल्यू -1 आ जाता है। कैसे आया अभी हम बता देते हैं। यहाँ से जब आप z² प्लस 1/z² करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, बोले कि √3 का स्क्वायर -2 आ जाएगा, जो कि 1 आ गया। अब x प्लस 1/x, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तब भैया x³ का वैल्यू -1 होता है, और अगर x प्लस 1/x का वैल्यू -1 है तो यहाँ से x³ का वैल्यू हो जाता है 1। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो z² प्लस 1/z² का वैल्यू 1 है, इसका मतलब z² का पावर जो 3 होगा वो कितना, जो कि z6 आ रहा है, इसका वैल्यू -1 हो गया। अब जब हमें पता चल गया कि z के पावर 6 का वैल्यू -1 है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलोगे कैसे, z का पावर क्या है 19 है, z के पावर 19 को क्या लिख सकते हो, z का पावर 18 गुना z प्लस यहाँ है 1/, ये z का पावर क्या है 31 है, इसको हम लिख सकते हैं z का पावर 30 इंटू z। बोले कि कोई बात नहीं, अगर z का पावर 6 -1 है दोस्तों, z का पावर 18 भी -1 ही होगा, तो ये -z आ गया। z का पावर 30 भी -1 होगा तो -1/z आ गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको, माइनस कॉमन लेंगे, z प्लस 1/z आ रहा है, z प्लस 1/z का वैल्यू √3 था तो यहाँ से आ गया -√3। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा ध्यान में रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 1 है तो x³ का वैल्यू -1 होगा, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू -1 है तो x³ का वैल्यू 1 होगा। और ये वाला पार्ट भी कौन सा, कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है तो x⁻6 का वैल्यू -1 होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में है कि पैंडेमिक में जो लॉकडाउन लगा तो पंकज पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये ऐसे करके बचाने लगा। फिर हुआ क्या कि 45 दिनों तक ये बचा रहा था। फिर मोदी जी ने अनाउंस किया भैया PM रिलीफ फंड में पैसे दो, 33% दे दिया। अभी बताना है कि इसके बाद इसके पास कितने पैसे बचेंगे। ये कितना अच्छा बचा रहा था, 1 2 3 ऐसे कर करके 45वें दिन 45 बचाता। और अगर आपको पता है कि 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट n तक आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 आ जाता है। तो ये वैल्यू आ जाता 45 इंटू 46/2, मतलब कि यह 45 इंटू 23 रुपीज़ इसके पास था। बहुत खुशी की बात है। लेकिन हुआ क्या, इसने 30% डोनेट कर दिया तो इसके पास बचा कितना 70%। तो 45 गुना जो 23 है ना, इसका 70% मतलब 7/10वां हिस्सा ही बचा। तो फिर यहाँ दशमलव लिख सकते हैं आप। तो 23 × 5 = 115 और 23 × 4 = 92, 92 और 11 कितना हो जाएगा 103। तो 1035 को 0.7 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 21 = 3 24 7 724.5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल n का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, sin m cos p। अच्छा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने बस इसीलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि जो फॉर्मूला है ना sin m cos p प्लस sin p cos m, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए जो कि होगा sin of m प्लस p। अब आप इससे बात है कि एक बात बताइए, आपके पास अगर एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में यहाँ n हो गया, यहाँ m हो गया, यहाँ p हो गया, p है, एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। तो साइन m प्लस p कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि a b को 300 रुपये देता है क्वाइन में, और क्वाइन का है 2 5 और 10 करके है, टोटल 100 क्वाइन देता है। रेशियो ऑफ 2 और 5 दिया है 5:2, तो हमें बताना है कि 10 का कितना होगा 5 2 7, मतलब कि ऑप्शन डी। बहुत ही आसानी से। अभी हमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए है आपका 2 रुपये और ये है आपका 5 रुपये, इसका रेशियो दिया है 2 रुपये वाला जो बोला है कि ये 5 यूनिट है तो 5 रुपये वाला 2 यूनिट होगा, मतलब टोटल अगर देखें तो 7 यूनिट आ रहा है। एक बात बताइए, जो टोटल क्वाइन से है, टोटल क्वाइन 100 है, 100 में से अगर हम 10 रुपये के क्वाइन को माइनस कर रहे हैं तो बाकी बचेगा, और 2 और 5 को मिला के बचना चाहिए। अब 2 और 5 7 यूनिट आ रहा है तो जो भी संख्या आना चाहिए वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए ना। तो 100 में से अगर आप 2 माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 98, और 98 7 का मल्टीपल है 14 बार में, और कोई भी संख्या माइनस करने से नहीं आ रहा था, इसलिए हमने बोला कि ऐसे आ जाएगा। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 10 रुपये के टोटल कितने क्वाइन हो गए 2 क्वाइन, बोले कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 10 का कितना हो जाएगा 20। चलिए काम खत्म। बचा कितना टोटल 98 बचा है, 98 बचा है तो 7 यूनिट का वैल्यू 98 है तो हमें 14 से गुना करना है। 14 से गुना करने का मतलब हो गया कि जो 5 रुपये का है वो 2 रुपये का है वो 70 यूनिट आ जाएगा, और ये जो
₹5 का है, 14 दूना 28 यूनिट आ जाएगा। बोले कि चलो ठीक है। तो यहाँ से जब बाकी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 70 कॉइन है ₹2 का तो 140 हो गया, और इधर से 28 कॉइन है ₹5 का तो 28 बच्चे भी 140 हो गया। तो यहाँ से टोटल वैल्यू आ रहा है 280, 280 प्लस 20 कितना हो गया, 300। ऐसे भी बन गया। तो देखिए आंसर आ गया है। आगे चलिए, अभी आपको बताना है कि अगर ये रेशियो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसमें है कि क्लास में 3 ग्रुप है ए बी सी। ए में टोटल 20 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 15 है। बी में n स्टूडेंट है, उनका एवरेज 20 है। सी में n-10 स्टूडेंट है, जिनका एवरेज 12 है। अगर टोटल एवरेज है 16.25, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितना। हम डेविएशन से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। ए में टोटल 20 स्टूडेंट है, बी में स्टूडेंट की संख्या n है, और सी में है n-10। इधर जो हमने लिखा है n नंबर्स लिखा है, ध्यान दें। और एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज है आपका ग्रुप ए का कितना है, 15। ग्रुप बी का एवरेज है 20 एंड ग्रुप सी का है 12। नेट कितना होगा, टोटल संख्या हो गया है 20 में से 10 गया 10 ना, तो 2n + 10 है टोटल संख्या। एंड इधर देखोगे तो एवरेज दिया है 16.25। अब 16.25 के रिस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होना चाहिए था, तो डेविएशन निकाल लीजिए। पहला ग्रुप का एवरेज है 15, नेट एवरेज है 16.25, तो हर एक मेंबर 1.25 कम है। 20 मेंबर है ना, तो -20 गुना 1.25 आ जाएगा। दूसरा क्या है, 20 है और नेट है आपका 16.25, तो हर एक मेंबर 3.75 ज़्यादा है, तो n × 3.75। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो n-10 और इंटू ये 4.25 आ गया ना, = 0 आ रहा है। ठीक। अच्छा, अगर इसमें आपको डाउट है तो हमने एक एवरेज का डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, कैसे डेविएशन को सॉल्व करना है, इसमें डाउट है तो एवरेज के उस डेडिकेटेड वीडियो को देखिए। उसको देखने के बाद जिंदगी में भी कभी आपको डाउट होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डेसिमल है, डेसिमल को उड़ा दीजिए। फिर 25 से ये 5 बार में, और 25 से 15 बार में, और 25 से 17 बार में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 15n है, ये माइनस का 17n है, एंड प्लस का है 170। तो 2n का वैल्यू आ गया है। अच्छा, = 0 भी है 70, तो n का वैल्यू कितना है, 35। तो अगर n का वैल्यू 35 है तो टोटल संख्या कितना है, 2n + 10, तो 70 + 10 80। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें है बैंक सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है 2a रुपीज़ पे, रेट है r का पावर 3/2 n साल के लिए। दूसरा बैंक 3b पे चार्ज करता है r का पावर 3/5 की दर से n² ईयर्स के लिए, एंड दोनों में सेम इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100 होता है, PRT/100। अब ये दोनों जगह सेम है, क्वेश्चन में बोला है। तो पहले में P है आपका 2a, रेट है r का पावर 3/2, n है आपका कितना, n, एंड बाई जो 100 होगा, एक किसके बराबर होगा, 3b इंटू r का पावर 3/5 इंटू n² 100 चला जाएगा। देखिए n भी ये चला जाएगा। आपको क्या चाहिए, हमें a एंड b का रेशियो चाहिए, तो a/b निकालोगे तो कितना आएगा। सबसे पहले 3 उधर रहेगा, 2 चला जाएगा, एंड r का पावर 3/5 है। देखिए r का पावर ऊपर है 3/5, नीचे है r का पावर 3/2 जाएगा, एंड ऊपर एक n बच जाएगा। तो 3/5 एंड 3/2 है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ऊपर तो 3n आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 2, 5 × 10 में से 6 गया 4, तो 2r का पावर 4/10 को आप नीचे आ जाएगा 2, 5 गया 15 में से 6 गया 9, तो r का पावर आ गया है 9/10। तो ये सही आंसर है 3n = 2r का पावर 9/10, 3n = 2r का पावर 9/10। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी ये क्वेश्चन है 6 डिजिट का नंबर है AB करके, और ये जेड से डिविजिबल है। जेड का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, आराम से करोगे। AB यहाँ पे है, AAB है, AAB है, ये 6 डिजिट का नंबर है। हम इसको 2 डिजिट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या आप इसको ऐसे लिख पाओगे कि पहला जो AB सबसे एक्सट्रीम वाला है, इसको हमने आराम से लिखा, लेकिन इसके बाद 4 अंक है, तो मतलब 1 का पावर 1 पे 4 0 आएगा। बोले कि चलो ठीक है। जो दूसरा वाला AB है, इसको हम लिखें ऐसे, लेकिन इसके बाद 2 अंक है, मतलब गुना 0 0 आ जाएगा, एंड लास्ट वाला हमने AB ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको क्या AB कॉमन दिख रहा है, बोले कि दिख रहा है भैया। AB का ऊपर बाहर देने का मतलब होता है ये संख्या है, 1 का पावर 1 2 3 4 0, यहाँ पे 1 का पावर 2 0, और यहाँ पे आ गया 1। क्या लग रहा है आपको, कैसा दिख रहा है कि AB आ गया 1 0 फिर 1 0 1, तो ये 1 0 1 0 1 से कटेगा, तो 1 0 1 0 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। देखिए ना, किसी न किसी को ना शायद इसमें डाउट हो गया होगा कि AB को हमने ऐसे लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से देखिए। मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5
6 लिखा, बोले कि चलो ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1 2 गुना 1 का पावर 1 2 3 4 है, प्लस फिर हमने लिखा 34 का पावर 34 गुना 100 है, और फिर ये 56 हो गया। लिख ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि 12 का पावर 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ना, 12 पे 1 2 3 4 आएगा, ये 3400 आ जाएगा, तो 34 डबल जीरो आ गया, 56 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ऐसे ही तो हमने किया है, बात समझ गए? आगे चलिए। इधर है कि मैन जो है एक हाउस मतलब घर बनाता है। सबसे पहले उसने लैंड लिया जिसकी कीमत 12 लाख है, फिर उसने कंस्ट्रक्शन में 8 लाख खर्चे किए। अब जो है जो ज़मीन की कीमत है वो 20% की दर से बढ़ रही है, जबकि जो कंस्ट्रक्शन बनाने की कीमत है वो 10% की दर से घट रही है। तो आपको बताना है 3 साल के बाद कंस्ट्रक्शन का कीमत क्या होगा, मतलब पूरा घर का बनाने में कीमत क्या आएगा, मतलब घर से लेके ज़मीन लेने से लेकर बनाने तक। कोई बात नहीं, तो जो प्राइस होगा वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये 12 लाख है ना, तो 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख है तो 12 पे 5 जीरो आ जाएगा। 20% का इंक्रीमेंट है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको तो आप बोलोगे कि 6 5 का समान 6 हो गया, लेकिन हम बोलेंगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, नीचे 5 की जगह 10 लिखो तो ऊपर 6 की जगह कितना हो जाएगा 12, 12/10 है। 3 साल तक इंक्रीमेंट हुआ है तो 12/10 का पावर 3 हो जाएगा। ये जो हमने बोला है ये आपका है लैंड का कीमत, प्लस साथ में जो आपका 8 लाख लगे हैं किसमें, 8 पे इकाई 5 जीरो आएगा ना, 3 4 5 हो गया। इसकी कीमत घट रही है, 10% का डिप्रिसिएशन का मतलब है कि 10 के जगह 9 हो गया। ये भी 3 साल है तो 9/10 का पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, हमने जीरोज इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 3 जीरो तो चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12 पे 2 जीरो गुना 12 का क्यूब हो जाता है 1728, प्लस यहाँ पे 3 जीरो चला जाएगा, 1 2 3, तो 8 पे 2 जीरो बचेगा, और ये 9 का पावर 3 हो जाता है 729। अभी जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 जीरो तो आ जाएगा, तो 2 जीरो आना आप कॉमन। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 8 96, 12 दूना 24 और 9 33, बरस 84 या 3 87, 12 8 20 इतना आ गया, प्लस 8 9 72, 8 दूना 16 7 23, 8 7 56 और 2 58, एंड इसको ना 100 से गुना करना पड़ेगा 2 जीरो वाला, तो 6 2 8 आ रहा है और 3 3 6 आ रहा है, डबल जीरो, तो 6800 वाला दो एक ही ऑप्शन है, तो यही सही आंसर हो गया, और कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे चलिए, ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो इसको। यहाँ पे ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिया है, पी ए का वैल्यू दिया है, पी ए प्राइम बी प्राइम दिया हुआ है, हमें पी बी प्राइम निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं, पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट, तो भाई आपको ध्यान रखना होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, यह पी ए इंटू पी बी हो जाता है। मतलब जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा। यही नहीं, बाकी जो है ना कि पी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम हो गया, ए भी हो जाएगा पी ए प्राइम बी प्राइम का प्रोडक्ट। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम आपने लिखा तो ये आ जाएगा पी ए एंड पी बी प्राइम, ऐसे आ जाएगा। अगर पी आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन में ए प्राइम इंटरसेक्शन बी लिखा, अच्छा इसको ए प्राइम भी बोल सकते हैं, ए डैश भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी ए दिया हुआ है, अगर पी ए दिया है तो पी ए डैश कितना होगा, ए 1 माइनस पी ए होता है, तो ये आ गया आपका 8/15, बोले कि चलो ठीक है। साथ में आपको दिया है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है इंडिपेंडेंट होने के कारण यह पी ए कॉम्प्लीमेंट अलग से आएगा एंड पी बी कॉम्प्लीमेंट अलग से आएगा, तो इसका वैल्यू दिया है 2/5, और पी ए कॉम्प्लीमेंट है आपका 8/15, पी बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो यहाँ से कितना आएगा 5 तिहाई 15 एंड 2 चौका 8, तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 3/4, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कि पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 84,000 लगा के, एम महीने बाद क्यू ज्वाइन करता है 90,000 लगा के, फिर 14 महीने बाद पी, अच्छा एम के 14 महीने बाद पी रिटायर हो जाता है, पी छोड़ देता है, फिर क्या हुआ 3 साल का पार्टनरशिप चला, उसके बाद जो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है तो हमें एम का वैल्यू बताना। बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे देखिए यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, पी कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा, बोले कि देखो ये तो 84,000 दिया है, 84 पे 3 जीरो, इन्वेस्टेड कितने महीने के रहा, 14 महीना इधर हो गया, एम महीने के बाद 14 महीना, मतलब यह एम प्लस 14 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। क्यू जो कि 90 पे 3 जीरो लेके आया है, यह
टोटल 36 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहता, अगर शुरू से रहता तब ना, लेकिन m महीने के बाद ज्वाइन किया था तो 36 माइनस m हो गया। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा और 14 छक्के 84 और 15 छक्का 90। ये जो रेशियो है यही प्रॉफिट का रेशियो है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है 14 m प्लस 14 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे 36 माइनस m, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2:5। तो 2 से 7 बार में चला जाएगा, 5 से 3 बार में चला जाएगा। तो 7m प्लस 98 का वैल्यू कितना आ गया है 108 माइनस 3m, यहाँ से m का वैल्यू आ गया है 1, मतलब एक ही महीने बाद ऐसा कांड हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इधर एक मानसी नंबर के एक इंसान है जो P से Q जाती है उसी स्पीड से जिस स्पीड से R से S जाती है। ध्यान दें Q एंड R के बीच ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हैं, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड है इनका 15.8 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस का रेशियो दिया है तो हमें गति बताना है। अच्छा, डिस्टेंस का रेशियो दिया है, हमें गति बताना है कि P से Q जाने की गति क्या थी। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें तो P एंड Q के बीच की दूरी 24 यूनिट है, Q से R के बीच की दूरी 16 यूनिट है, R से S के बीच की दूरी कितना है 39 यूनिट। एक बात बताइए, जर्नी का टाइम सेम होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस को अगर आप V एवरेज से भाग देते हो तो जो टाइम लगा है ना, ये वही टाइम है जो पूरे जर्नी का टाइम होता है। बात समझ गए? पूरे जर्नी का टाइम होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो टाइम स्पीड दिया है, देखिए Q से R के बीच का स्पीड हमें पता है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन P से Q एंड R से S के बीच नहीं पता है। P से Q का हम मान लेते हैं X एंड R से X का बीच मान लेते हैं हम X, दिक्कत नहीं। अभी हम टोटल टाइम निकालते हैं। देखिए 24 यूनिट गया है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहाँ 39 यूनिट गया है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। टोटल टाइम जब निकालोगे तो टाइम कैसे आएगा? एक है कि 24 प्लस 39 हम एक ही जोड़ देते हैं, जैसे 24/x आएगा, यहाँ 39/x आएगा, और प्लस 20 किलोमीटर गया है 16 के रफ्तार से, नहीं 16 किलोमीटर गया है 20 के, मतलब 16 यूनिट गया है 20 के रफ्तार से। ये हो गया, ये एक तरीके से टाइम आएगा। दूसरा टाइम हम V एवरेज से निकाल सकते हैं। टोटल कितना यूनिट का डिस्टेंस है? 9 6 15 4 19 है, 2 3 5 1 7, 79 यूनिट गया है 15.8 के रफ्तार से। तो बस इसको इक्वल कर दीजिए। ये कितनी बार में चला जाएगा? 10/5, 5 बार में चला जाएगा, एंड ये आपका 0.8 बार में जा रहा है। तो 24 और 9 कितना हो जाता है? ये हो गया 63 ना। 63/x का वैल्यू कितना आ गया है? 4.2। तो x का वैल्यू कितना आ गया है? 15। तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे दिया है कि इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो, हाँ, ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी में ये है, ऑप्शन नंबर सी में ये है 9/48 को अगर आप देखोगे तो 1 बटा कितना आएगा? 9×5 = 45, फिर 3 48 ना, तो 0.9 अप्रोक्सीमेटली 5.3 आ रहा है। जबकि 7/36 को अगर आप देखोगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 1/7/35 और एक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, 35 1 36, तो 5.1 आ रहा है। अभी न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटा होगा। मतलब 9/48 जो है 7/36 से छोटा है, बोल के चलो ठीक है। फिर अगर आप 11/32 को देख लो तो ये कितना आएगा? 1/0.3 अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली ये 3 से भी कम है, बोले कि हाँ ठीक है। वहीं अगर आप 13/28 को देखोगे तो कितना है? 1/2.26 और 2.1 के आसपास है। तो देखिए न्यूमरेटर हमने सबका बराबर कर लिया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा क्या आ गया? 9/48, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या होगा? 7/36। इससे बड़ा हो जाएगा आपका 11/32, एंड इससे बड़ा हो जाएगा 13/28। तो आप ऐसे करके आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में है कि एवरेज जो है 25 नंबर का 54 है, एवरेज ऑफ पहला 8 संख्या का 45 है, फिर लास्ट के 14 संख्याओं का है 60, 9वां संख्या 10वें संख्या से 3 कम है, 11वें से 3 ज़्यादा है। अच्छा इतना, एंड 11वां संख्या जो है वो 10वें से 3 ज़्यादा है। तो हमें 9वें 10वें का एवरेज बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे हम n लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया एवरेज। जो टोटल 25 संख्या है इनका एवरेज कितना है? 54। फिर बोलता है फर्स्ट 8, पहला 8 जो है उसका एवरेज है कितना? 45, एंड
लास्ट का जो है आपका कितना 14, इसका एवरेज कितना है 60। चलो, और यहाँ पे हमने लिख लिया है 9th 10th एंड 11th। 10th अगर x है तो 9वां नंबर इससे 3 कम है, x माइनस 3। 11वां नंबर इससे 3 ज़्यादा है। यहाँ पे हम नेट डेविएशन निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, नेट डेविएशन कितना आएगा, जो पहला 8 है उसका एवरेज अगर 45 है तो हर एक संख्या कितना कम हो गया 9। जो लास्ट का 14 है उसका हर एक संख्या कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। तो डेविएशन कितना आएगा, पहले 8 के कारण -9 गुना 8 72, और लास्ट के कारण 14 गुना 6 84। तो 84 में से 72 गया, कितना गया 12। अगर बाकी संख्याओं के कारण +12 का डेविएशन आ रहा है तो इसके कारण -12 का डेविएशन आना चाहिए ताकि नेट डेविएशन 0 आ जाए। इन संख्याओं का अगर सम निकालोगे तो कितना आएगा, तो सम आ गया यहाँ से 3x। एक बात बताइए, ऐसे अगर हम सम निकालते तो कितना आना चाहिए था, लॉजिकली तो 54 गुना 3 आना चाहिए था, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है हर एक का वैल्यू सेम हो जाए। अगर इधर नेट डेविएशन 0 होता तो इन संख्याओं का जो सम है वो 162 आ जाता। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ से डेविएशन 12 ज़्यादा है तो यहाँ से डेविएशन 12 कम आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50। बस समझ गए, एक्स का वैल्यू 50 आ गया। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 9वें एंड 10वें का एवरेज चाहिए, इसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज कितना आ जाएगा, दिख रहा है आपको कि x माइनस ए 1.5 आ जाएगा। 50 में से 1.5 चला जाएगा तो कितना आएगा 48.5। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इधर ए एंड बी काम को 40 दिन में, बी एंड सी 25 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी ने काम करना स्टार्ट किया, ए 6 दिन के बाद और बी 8 दिन के बाद छोड़ता है। सी ने काम ज्वाइन किया, सी 40.5 दिन में काम करता है। सी अकेले काम को कितना दिन में कर लेगा। यहाँ पे है ए प्लस बी और फिर बोला है बी प्लस सी। ए प्लस बी करता 40 दिन में, बी प्लस सी करता 25 दिन में। अच्छा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो टोटल वर्क है 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 200। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 आ गया, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया है 8। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए। एक बात बताइए, टोटल काम कितना है 200 यूनिट। ये कैसे कंप्लीट हुआ, ये बोला है कि ए जो है ना, ए एंड बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए जो है 6 डेज काम किया है, बी जो है वो 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो बी जो है 8 डेज काम किया है, बोल के चलो ठीक है। बाकी सी ने ना, अच्छा ए के छोड़ने के बाद सी ज्वाइन करता है, सी 40.5 दिन तक काम करता है, मतलब 40.5 डेज तक सी काम किया। बोल के चलो ठीक है। एक बात बताइए, ए प्लस बी का इफिशियंसी हमें 5 पता है, तो 6 ए प्लस बी हो गया। ऐसा करने से 6a एंड 6b चला गया। अभी भी देखेंगे तो b का 2 बच गया है, 2 हमने कॉमन ले लिया और b प्लस सी लिख लिया। फिर c का 2 यूनिट चला गया, c के पास 40.5 यूनिट था, तो कितना बचा अभी 38.5 c बचा हुआ है। ठीक, अभी 6 बचे, यहाँ से 30 आ जाएगा एंड 8 दूना कितना आ जाएगा 16। 30 और 16 मिलके कितना हो जाएगा 46। तो आप यहाँ से देख लो ना, 38.5 सी का वैल्यू कितना आ गया। 200 में से अगर हम 46 लेके चले जाएंगे तो 154 बचेगा ना। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 4। ठीक, अगर सी का वैल्यू 4 आ रहा है तो सी को काम को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, तो बोले कि 50 दिन लगेगा। टाइम टू कंप्लीट टास्क जाएगा, 200 यूनिट काम करना है, 4 की एफिशिएंसी तो कितना दिन लग रहा है 50 दिन। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लेना। यहाँ पे है कि एक प्लेन 800 मीटर पहले डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद 30 डिग्री के एंगल पे जाता है। अगर प्लेन की ऊंचाई 2 किलोमीटर है ज़मीन से, तो हमें बताना है कि प्लेन हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए, पहले ट्रेन यहाँ से 800 मीटर गया, कितना 800 मीटर, बोले कि ठीक है। इसके बाद प्लेन ने ऐसे टेक ऑफ किया। ध्यान दे, ये जो एंगल है ना, जिस एंगल पे टेक ऑफ कर रहा है, ये कितना है 30 डिग्री का। और ये फाइनली किस ऊंचाई तक चला गया है 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर की ऊंचाई पे चला गया है। ठीक है, और अगर आप ये एंगल देखोगे, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। हमें बताना है कि जमीन मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये 200 है, 2000 है, यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री है ना। 30 एंड 60 90 हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2000√3। बोले कि बात तो सही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800 प्लस 2000√3 मीटर। अगर आप चाहो तो 400 कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा 5√3 प्लस 2 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1।
ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है ऑन अ सम, रेट है 30% की दर से, 2 साल में है 3600, तो हमें सम बताना है। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना सी आई माइनस एस आई, ये आपको फॉर्मूला याद करना है 2 साल के लिए, 2 साल या 2 साइकिल, तो होता है पी का आर स्क्वायर बाई 100%। बात समझ गए? ठीक। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है आपका 3600, पी हमें निकालना है, आर स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बाई 100। अभी परसेंट का एक और 100 आएगा ही, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौका 36, 400 आ गया, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 4 पे 4 जीरो। ठीक है, तो सही आंसर कितना है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक खिलौना है जिसका शेप है सिलेंडर के आकार का, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, ऊंचाई है पूरे खिलौने की 25 सेंटीमीटर, तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है अगर कॉमन डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको समझना है कि हमें ये खिलौना बनाना है, तो ऐसे करके पहले एक बेलन बना लेंगे, जिसे सिलेंडर भी बोल सकते हो, सिलेंडर बेलन सेम ही होता है। तो ऐसे करके हमने सिलेंडर बना लिया। अभी इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे करके बना लेना है। अभी इसके ऊपर एक ऐसे करके हेमिस्फीयर रख लेना है। और ये जो कॉमन डायमीटर बोल रहे थे, ये है कॉमन डायमीटर, इसका वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया तो ऊपर वाला जो दिख रहा है ना ए पार्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस के बराबर है। तो बाकी का जो ऊंचाई है कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के 25 था, तो बाकी का होना चाहिए 19 सेंटीमीटर। अभी आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच प्लस इधर जो दिख रहा है इसका सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे का जो पार्ट है ना ये भी तो है आपका, ये इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि आ रहा है 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे ना, तो पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 6, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से बच जाएगा 2h, 19 दूना 38, इधर से कितना बच रहा है 3r, 3r का मतलब हो गया 18, तो 38 18 कितना हो गया 56, तो 22/7 गुने 6 गुना 56, तो 22 छक्के 32 से 132 को 8 से गुना करना है, तो 8 दूना 16 आ जाएगा, 8 3 के 24, 1 25 और 8 2 10, 1056 सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। हाँ, एक डेटा जो है उसका विचलन, विचलन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8 है। अगर सब में 5 ऐड कर दिया तो नया जो वैल्यू आएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, आंसर है 2.8। ध्यान दीजिए, डेटा में अगर हर एक डेटा को आपने के से ऐड किया या फिर के सब्ट्रैक्ट किया तो जो डेविएशन है ना वो चेंज नहीं होता। ऐड, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, सब में ऐड, सब में के लिखते हैं, के ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करने से ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे आप विचलन बोलेंगे या फिर वेरिएंस, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। बात समझ गए? होता है ये, अगर हमने ऐड किया तो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आपने हर एक डेटा को सब में के मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना नया वाला, यह पुराने वाले का के टाइम्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड, और जो आपको वेरिएंस है, वेरिएंस नया वाला, ये पुराने वाले का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने से आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? आगे चलिए। यहाँ पे है कि एक बास्केट है जिसमें 15 सेव है, 25 संतरा है, 5 एप्पल है। अच्छा, उसमें से 5 सेव और 10 संतरा जो है वो सड़े हुए, डिफेक्टिव मतलब सड़ा हुआ, ये खराब है। हमने क्या करना है, 2 फ्रूट या 2 फल सेलेक्ट करना है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि या तो दोनों का दोनों ऑरेंज हो या दोनों का दोनों नॉन डिफेक्टिव। देखिए आराम से कर लेते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं ऑरेंज और इधर हमने लिखा है एप्पल। बस समझ गए? ए है आपका डिफेक्टिव, ए है नॉन डिफेक्टिव। तो ऑरेंज के केस में कितना है, 15 है, 25 ऑरेंज है ना, तो 25 में से 10 ऑरेंज डिफेक्टिव है, तो 10 डिफेक्टिव है, तो बाकी का जो 15 है नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा।
एप्पल के केस में 5 डिफेक्टिव है, तो बाकी का जो 10 है वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोले कि बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा बताइए, सैंपल स्पेस क्या होगा? ओवरऑल जो आपके पास कितने एप्पल्स है, 25 और 15 40 है ना, मतलब ओवरऑल कितने फ्रूट्स है, 40। तो आप ओवरऑल 40 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो। अभी आपको एन ई चाहिए। एन ई का मतलब हुआ आपके फेवर में कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि या तो दोनों का दोनों ऑरेंज हो जाए, तो दोनों का दोनों ऑरेंज हो जाए। ऑरेंज आपके पास कितना है, तो बोलेंगे कि 15 10 25 है, तो 25 में से हमने 2 सिलेक्ट किया। ये क्या है, बोथ ऑरेंज। बात समझ गए, दोनों ऑरेंज हो गए। चलो ठीक है। या दोनों का दोनों नॉन डिफेक्टिव हो जाए। यहां से देखोगे नॉन डिफेक्टिव टोटल कितना है, टोटल मतलब कि टोटल नॉन डिफेक्टिव यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, ये भी 25 है। तो हमने बोला या दोनों का दोनों क्या हो जाए, नॉन डिफेक्टिव। इतना करके खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे घोटाला हो रहा है अभी तक। बोले क्या घोटाला है? देखिए 25C2, जब आप यहाँ पे 25C2 सिलेक्ट करो नॉन डिफेक्टिव वाला, तो इसमें से 10C2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस 15 में से जब 2 सिलेक्ट करोगे ना, ये 15C2 आपने पहले ही काउंट कर लिया। बोलो कि कैसे काउंट कर लिया? देखो, जब आप 25C2 से 2 ऑरेंज सिलेक्ट कर रहे थे, 2 ऑरेंज, क्या इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों का दोनों क्या हो जाए, बोथ नॉन डिफेक्टिव हो जाए? बोले कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि हम तो टोटल जो 25 ऑरेंज है इसमें से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का नॉन डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी तो है ही। और जो 25C2 से आप 2 सिलेक्ट किया नॉन डिफेक्टिव, यहाँ पे भी ये जो 25C2 से आपने 2 नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट किया, इसमें भी क्या है कि बोथ ऑरेंज जो कि नॉन डिफेक्टिव है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी दोनों ऑरेंज नॉन डिफेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों ऑरेंज नॉन डिफेक्टिव आ रहा है, तो इसको आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया ना, तो एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए ये जो 15 नॉन डिफेक्टिव है ना, इसमें से 2 सेलेक्ट करें, इसको 2 बार काउंट किया था इसलिए हमने माइनस कर दिया। चलो कितना आ जाएगा, 25C2 25C2 मतलब 2 गुना 25C2 आ गया ना, तो ये तो आ जाएगा आपका 25 गुना 24 माइनस 15C2 का मतलब होगा 15 गुना 7, 15 गुना 14/2 आ जाएगा ना। तो 25 गुना 24 करेंगे तो कितना आ जाए, 625 में से 25 गया मतलब 600, ये आ गया 600 में से 105 गया, तो यही आ रहा है आपका 495, यही आ रहा है ना। और 40C2 कितना हो जाता है, 20 गुना 39, तो ये 780 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 495 को हम 780 से डिवाइड कर देंगे, 15 से कट जाएगा, 15 25 75 15 दूना 30 एंड ऊपर से 15 तिया 45 15 तिया 45, आंसर आ गया है 33/52। 33/52 तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा, हमने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की। आगे चलिए, अब यह कि एक इंसान के पास 2 है 2 10 रुपीज नोट, दो 10 रुपए के नोट है, 4 नोट है 100 रुपए के, और 6 नोट है आपका 500 रुपए के उसके पॉकेट में। अगर वो 2 नोट रेंडमली निकालता है, तो इस बात तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ नोट्स बीइंग 100 रुपी डिनोमिनेशन क्या होगा? यहाँ पे आपको समझना है कि ऑड्स इन फेवर क्या होता है। एक होता है ऑड्स इन फेवर और एक होता है आपका ऑड्स अगेंस्ट। दोनों का पहले मीनिंग आपको समझना होगा। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है कि आपको निकालना है फेवरेबल, NOW का मतलब नंबर ऑफ वेज, इसको भाग दे देना है अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज से। ध्यान दे, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल से भाग देते हैं, यहाँ पे फेवरेबल को अनफेवरेबल से भाग देंगे। और जो दूसरा है ऑड्स अगेंस्ट, वहां पे अनफेवरेबल BOURABLE नंबर ऑफ वेज जो आ रहा है ना दोस्त, इसको हम फेवरेबल से भाग दे देंगे, फेवरेबल। बात समझ गए? चलिए, तो जो अभी क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये बोला है कि एक 10 रुपए है, एक आपका 100 रुपीज है, फिर आपका 500। ये हो गया डिनोमिनेशन, मतलब रुपीज 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 है। चलो ठीक है, नंबर्स क्या है, 10 रुपए के 2 नोट थे, 100 रुपए के कितने थे, 4 नोट, एंड 500 रुपए के कितने थे, 6 नोट्स थे। तो एक बात बताइए, अगर आपने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पॉकेट में हाथ डाला और 2 निकाला, तो इस बात की प्रायिकता नहीं, हमें ऑड्स इन फेवर निकालना है, बोथ नोट बीइंग 100। तो जो ऑड्स इन फेवर आया, ऑड्स इन फेवर क्या आया, बोलेंगे कि देखो
दोनों नोट्स अगर 100 का आ गया तो दोनों नोट्स 100 का कब आएगा, जब ये 4 नोट में से आप 2 नोट सेलेक्ट करोगे। बोले कि बात तो सही है, 4C2 आ गया। अभी इसको छोड़ के बाकी जो भी पॉसिबिलिटी है ये इसके अगेंस्ट में आएगा। तो बाकी जो भी पॉसिबिलिटी मतलब 6 4 10 2 12, 12C2 में से अगर हमने 4C2 को माइनस कर दिया तो ये बाकी का पॉसिबिलिटी है। बस समझ गए, क्योंकि 12C2 हो गया टोटल पॉसिबिलिटी और इसमें से आपके फेवर में आया है 4C2। तो जब 12C2 में से अगर आपने 4C2 को माइनस कर दिया दोस्त, यही तो हो गया ना कि बाकी या फिर अगेंस्ट में पॉसिबिलिटी। 4C2 कितना हो जाएगा, 4 × 3 बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 12 × 11, ये हो गया आपका 4 × 3। तो 4 तिहाई 12 ऊपर और नीचे 132, 132 में से 12 गया 120, तो आंसर आ गया 1/10। क्वेश्चन का आंसर 1/10 जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर लेंगे। एक है 3,5, दूसरा है -2,0, ये है आपका 6,4। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, जो वर्टिसेज है इसको आप अरेंज कर लीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में। जैसे 3,5 है, यहाँ पे -2,0 हो गया, 6,4 हो गया। फिर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसको लास्ट में एक बार फिर से लिख लेंगे। फिर एरिया का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में 1/2 आता है, फिर मॉडुलस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 5 को -2 से करेंगे तो आएगा -10। तो आपको करना है 0 -10, तो 0 + 10 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, -2 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -8, 6 को 0 करेंगे तो 0 आएगा, माइनस कर दिया हमने, प्लस 6 × 5 = 30 एंड 3 को 4 से करेंगे तो 12। मतलब समझ रहे, अगर हमने यहाँ x1 y1 एंड x2 y2 लिखा है, तो जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x1 को y2 से कर रहे हैं और फिर माइनस करेंगे x2 को y1 से। मतलब ऐसे वाले को इधर लिखेंगे और ऐसे वाले को माइनस करके इधर लिखेंगे, यही बात है। मॉडुलस को एंड कर दिया, 1/2। यहाँ पे है 10 - 8 + 12 ना। हाँ, तो 12 और 10 22 में से 8 गया 14, 14/2 कितना आया 7। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 + 1 कितना है 3, नहीं दिया, 2 × 1 हाँ 2 आ जाएगा। कैसे आया देख लीजिए। a² + b² का वैल्यू पता है, c² + d² का वैल्यू पता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा a² d² + b² c² आएगा। देखिए -2abcd आएगा, यहाँ से भी +2abcd आएगा, तो दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा और ये बच रहा है a² c² + b² d²। अभी इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ, तो दिख रहा है आपको कि a² कॉमन आके बचेगा d² + c²। दूसरे वाले से b² कॉमन होकर क्या बच रहा है c² + d²। ओवरऑल क्या आ गया a² + d², a² + b² कॉमन, माफ कीजिएगा b² और फिर आ गया आपका c² + d²। यहाँ पे d² + d² हमने लिख दिया, जबकि होगा c² + d², c² + d²। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई। a² + b² 2 है, 2 × 1 कितना आ गया 2। क्वेश्चन में इलेक्शन है 2 कैंडिडेट के बीच में, p को 42% मिले वैलिड वोट के एंड q जीत गए हैं 45360। 20% लोगों ने वोट किया ही नहीं था, 10% वोट है वो इनवैलिड था। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ वोट जो रजिस्टर्ड है वो कितना होगा। पहले बताइए, जो भी विन लॉस का खेला होता है वो वैलिड वोट से होता है। बोले कि बात तो ठीक बोल रहे हो, ये वैलिड है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है। p को मिले हैं 52%, 52% नहीं 42% ना, 42% वैलिड के, तो क्यू को कितना मिला होगा, बोले कि क्यू को 58% मिला होगा वैलिड का। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है कितना है 16% का, यही 16% से क्यू जीता है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 45360। ध्यान दीजिए ये जो 16% है वैलिड वोट का है। तो अगर यहाँ से देखेंगे काट मार्कट करने जाएंगे तो 16 दूना 32, तो फिर 133 हो गया ना, 16 16 28 से 128, तो फिर 56 आ गया, 16 48, तो फिर 8 आ गया, 16 25 80 आ गया, ये 1% हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना आ रहा है 283500। ये 100% है आपका वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड हो गया। हमें निकालना है कि टोटल कितने वोट रजिस्टर्ड है पोलिंग बूथ में। तो टोटल जो वोट है उसका 20% लोगों ने तो वोट किया ही नहीं, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट किया 80%, मतलब 4/5वां हिस्सा ने वोट किया। इसमें से 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 9/10वां हिस्सा, और यही वैल्यू है आपका 283500।
तो पहले 9 से काट लेते हैं। 9 से कितना जाएगा, 9 तिया 27, 1 28, 9 4, 9 5 45, 00। 4 से कटेगा तो 4 7 28, 4 8 32, 3 35, 4 7 28, 2 30 और 4 5 20 आ गया। तो जो टोटल वोट आ रहे हैं कितना आएगा, 50 है 25 और यहाँ पे 0, 5 0 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही आंसर हो जाएगा और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हो। 50 है 25, 7 5 35, 2 37, 8 5 40, 3 43, 7 5 35, 4 39, तो 393750। लेकिन हम एग्जाम में बोलेंगे कि आप इतना करने मत जाओ, अगर ऑप्शन मिल गया मतलब यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट मिल गया तो वहीं पे काम खत्म करो। अब क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें देखना है कि 83 और 38 का डिफरेंस कितना है, 45। तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है tan 45 डिग्री, जो कि आ जाएगा 1। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी आता कैसे है ये जानना है, तो इसके लिए हम आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला दिखा रहे हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है। अच्छा, हम कुछ क्विक कैलकुलेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बचेगा आपका tan a माइनस बी प्लस tan a tan b, फिर tan a माइनस बी बचेगा एंड इधर आ जाएगा आपका कि ये है tan a माइनस tan b। बोले कि हाँ बात तो ठीक है। ठीक है, आगे चलो। और हम tan a माइनस बी को एक साइड रखे यहाँ पे, ठीक है, tan a माइनस बी को, बाकी को उधर लेके चले जाइए तो क्या दिख रहा है कि अरे ये तो tan a हुआ, इधर tan b हुआ और यहाँ पे 3 चीजों का प्रोडक्ट है। एक है आपका tan a का, दूसरा है tan b का और तीसरा है tan ऑफ a माइनस b का। बात दिख रहा है? बोले कि हाँ दिख तो रहा है। अभी जो क्वेश्चन में दिखेगा, क्वेश्चन में बोलोगे कि अरे भाई मेरे यहाँ पे tan a मान लिया, tan b मान लिया, लेकिन tan a tan b के साथ tan a माइनस बी भी चाहिए था, वो तो नहीं है। अरे होगा क्यों नहीं, वो तो tan a माइनस बी का वैल्यू तो 1 आ रहा है ना। a का वैल्यू आपने माना है 83 डिग्री, b का माना है 38 डिग्री, तो a माइनस बी यहाँ से कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो आप खुद ही देख लो ना कि tan 83 माइनस 38 डिग्री यहाँ लिखते तो ये क्या आता, tan 83 डिग्री आता। यहाँ पे आ जाता tan 38 डिग्री, ये आ रहा है आपका tan 83 डिग्री, ये आ गया tan 38 डिग्री और ये दोनों का प्रोडक्ट तो tan 45 डिग्री। tan 45 तो 1 होता है, तो यहाँ से भी 45 आ रहा है, तो tan 45 आ गया 1। 1 का वैल्यू कितना है, tan 83 डिग्री माइनस tan 38 डिग्री और माइनस tan 83 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री। ये चीज आप याद रखिए। जब भी ऐसा दे कि tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b, तो हमें ये देखना है कि कहीं इन दोनों का डिफरेंस 45 डिग्री तो नहीं आ रहा है। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो सीधे आंसर 1 कर देंगे, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC का मिड पॉइंट है D, DL AB पर लंबवत है, DM AC पर लंबवत है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज किधर है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व किया है। अगर आप इस चैनल पे रेगुलर है, पहले इस चैनल का नाम था लर्मेस, अभी हो गया SSC वायरस, तो आपको पता होगा कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ठीक, और उसमें ए आ गया था। BC का मिड पॉइंट D है। अभी D से आपने AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड D से आपने किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। AB पे जो है वो है DL एंड इधर है DM। क्वेश्चन में दे दिया कि ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल BDL ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DB नहीं, मतलब CDM का। कैसे हो रहा है देखिए, पहली बात D मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि BD का वैल्यू DC के बराबर है, साथ साथ में तो DL का वैल्यू DM के बराबर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, और DLB एंगल DMC के बराबर हो रहा है, दोनों हो गया 90 डिग्री। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी जो है, इस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल BDL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ अभी आप बोल सकते हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। इसको बोलते हैं CPCT से, ठीक है। जैसे ही एंगल B इक्वल टू एंगल C हुआ, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट का साइड बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हो गया AC का वैल्यू AB के बराबर हो जाना चाहिए, हो गया ना आइसोसेलेस। तो ये चीज आप ये ध्यान में रखिए।
दिया है कि एक सेलर है जो 15 कुकीज देता है 120 रुपए में इंस्टीड ऑफ 18 केजी इन 1 केजी, मतलब 18 कुकीज इन 1 केजी। लॉजिक समझिए, मतलब ये है कि 1 केजी में लॉजिकली 18 कुकीज आना चाहिए था, लेकिन ये चोर कहीं का 15 कुकीज ही दे रहा है और चार्ज कर रहा है 120 रुपए। बात समझ गए? ओके ठीक है। अभी आपको बताना है कि उसका गेन कितना है अगर सेलर ने कुकीज को 90 रुपए में खरीदा था। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर, केजी और साथ में साथ रुपीस तीनों चीज लेके चलता है। अगर यह सेलर दुकानदार जो है ग्राहक को 15 कुकीज ही दे रहा है तो हमें 15 कुकीज का ही कॉस्ट प्राइस चाहिए, बल्कि बात तो सही है। सेलिंग प्राइस इसको मिला है 120 रुपए। ये कितना है? 415 कुकीज। बस समझ गए ना, 15 कुकीज बेचा है और उसको 15 मिला है 120 रुपए। अभी कॉस्ट प्राइस पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कुकीज आपको चाहिए, ऑफ 15 कुकीज ए आ जाएगा। 90 कुकीज का कॉस्ट प्राइस है कितना का? 1 केजी का। 1 केजी में तो 18 आ रहा था, आपको चाहिए 15 का, तो 15 बचे 75 हो गए। 75 का सामान बेच रहा है 120 में, तो जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया? 45 रुपीज का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में एक सिस्टर्न है जिसमें 2 पाइप है, 8 और 10 मिनट में फिल कर सकते हैं अलग अलग, अकेले अकेले। दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ घोटाला के कारण पहले का 5/8वां हिस्सा एंड दूसरे का 3/5वां हिस्सा से ही पानी जा रहा है। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हटाया गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन अपने आप हट गया या फिर हटाया गया, जो भी हो, पाया गया कि सिस्टर्न 3 मिनट में ही भर गया। तो आपको बताना है कि फ्लो कितना देर पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए देखिए। एक टंकी है ए एंड दूसरा मतलब पाइप का नाम नहीं दिया ना, तो पाइप का नाम हम ए एंड बी ले लेते हैं। ए 8 मिनट में फिल कर सकते हैं और बी 10 मिनट में फिल कर सकते हैं, ये बात तो है। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं, इसका एलसीएम 40 हो गया। तो ए का इफिशियंसी 5 का आ रहा है एंड बी का इफिशियंसी आ रहा है 4 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहाँ 5/8 है फॉर्मर से एंड जो बाद वाला सेकेंड वाले पाइप का 3/4 हिस्सा। कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। आपको ये बताना है कि लास्ट के 3 मिनट में या फुल कैपेसिटी से पानी गया है, बोले कि हाँ गया तो है। तो ये जो 40 यूनिट भरा होगा, ये कैसे भरा होगा? पहले जो चल रहा था ए का 5/8वां हिस्सा से ही पानी आ रहा है, मतलब 5 इफिशियंसी का 5/8वां हिस्सा, और जो बी है 4 इफिशियंसी, उसका 3/5वां हिस्सा से पानी आ रहा था। यह एंड टाइम तक चला होगा। इसके बाद ब्लॉकेज खत्म हो गया तो दोनों फुल फोर्स से जा रहे हैं। 5 और 4 9 यूनिट ना, 9 यूनिट फुल फोर्स से जा रहा है। कितने देर तक गया है? 3 मिनट तक, और काम कंप्लीट हो गया। तो 9 × 27, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो 13 यूनिट है, 13 यूनिट कैसे फिल हुआ होगा? बचा है 25/8 आ रहा है और ये आ रहा है 12/5। यहाँ से एन का वैल्यू कितना आएगा? 8×5 = 40, तो 13 × 40 आ जाएगा। नीचे आ रहा है 125 + 96, 125 + 96, तो 13 × 52, 520/9 5 9 6 मतलब 6 5 11 12 9 21 और 1 22, 221 आ गया। नीचे कट जाएगा, जैसे 13 से कटेगा तो 13 × 52 40 बार में, और 13 से एक बार में, फिर 9 13 7 51। तो आपको पता चल रहा है कि 17 दूना 34, 2.6/17 आ रहा है, 2.6/17। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यही सही आंसर हो गया। आगे चलिए। इधर है कि प्रणव कुछ पैसे उधार लेता है, रेट है 13% पर एनम, और एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में उसने इतने रुपए लौटा दिए। प्रणव चाहता है कि पूरा का पूरा बिल जो है वो क्लियर हो जाए सेकेंड ईयर में, मतलब इंटरेस्ट वगैरह सब लेके। तो सेकेंड ईयर में कितना पे करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन का हमने लॉजिक आपको बताया, और उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो आई बटन है ना, वहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन इसका किया है, स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो वहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो सॉल्व करने का तरीका है वो बता देते हैं। जो उधार लिया उसको हम पी मान लेंगे, तो कितना उधार लिया? 335180। जो पैसे इसने चुकाए हैं उसको एक्स मान लेते हैं, ये है 23060, 23060। अभी आपको p - x करना है, तो 0 आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 31 आ जाएगा। और जो पेएबल अमाउंट है ना, पेएबल, ये कितना होता है? PAY, पेएबल, ये अमाउंट होता है आपका p - x जोड़
P प्लस P माइनस एक्स का R%। बात समझ गए, इतना ही पे करना होता है सेकेंड ईयर के एंड में। आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट डिजिट है ना सबका अलग अलग है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P माइनस एक्स कितना है 31220 प्लस P माइनस एक्स जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे ऐड कर लीजिए ना, तो 000 आ जाएगा यहाँ पे, 8 2 10 आ रहा है, और एक 2 एक 3 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 63। ठीक है, सब कुछ सही है, 1 1 2 1 3, हाँ ठीक है। इसका 13% मतलब 13/100, यही है ना, 2 0 से 2 0। यहाँ से देखिए 33 39 9, तो यूनिट डिजिट कितना रहा 9, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, पैसा हजम। कॉस्ट ऑफ एप्पल जो है वो इंक्रीज हुआ है 200% से। हाउसवाइफ ने कंजम्पशन 50% से कम कर दिया है, तो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर पे कितना असर पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना, यह प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना। अगर देखो एक 200% से बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ा है 200% से, एंड कंजम्पशन घटा है आपका 50% से, तो एक तरीका है, चूंकि यह ए इंटू बी वाला सीन है, तो आप आर इफेक्टिव निकाल सकते हो। आर इफेक्टिव क्या होता है, एक्स जोड़ वाई प्लस XY/100, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक 200% बढ़ा है, दूसरा 50% घटा है, तो माइनस 200 गुना 50/100 आ जाएगा ना, गया गया। यहाँ से आपको दिख रहा है ये 150 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया, तो इफेक्टिवली 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऐसे करो, दूसरा तरीका है, चूंकि E = P × C है, तो हम E1/E2 लिख सकते हैं, P1/P2 × C1/C2। बात समझ गए। अभी यहाँ से देखिए, प्राइस अगर 200% इंक्रीज हो, 200% का मतलब कितना, 2, मतलब पहले 1 था तो अभी क्या हो गया है 3, ये हो गया है आपको, पहले 1 था तो अभी क्या आ गया है 3। जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन 50% कम है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। तो पहले अगर ये 2 यूनिट था तो अभी हो गया 1 यूनिट। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि E1/E2 या फिर हम E2/E1 निकाल रहे हैं, तो पहले जहाँ कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर 2 यूनिट था तो अभी 3 यूनिट हो गया, इंक्रीमेंट 1 का हुआ। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 का इंक्रीमेंट 2 पे गुना का आप 100 करेंगे तो आ गया है 50%, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। है कि PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PR एंड QS इंटरसेक्ट करता है O पे, लाइंस PARC परपेंडिकुलर है QS पे, AP का वैल्यू CR है, OQ का वैल्यू 15 है, OP का वैल्यू 10 है, तो हमें बताना है कि PR क्या होगा। आराम से क्वेश्चन देखते हैं। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे कर लेते हैं, और ताकि कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल ऐसे नहीं दिखे, देख लेते हैं। ये आपका क्या है, PQRS, और क्या दिया है, P की PR एंड QS एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये PR हो गया एंड ये हो गया आपका QS, एंड ये दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, O पे। फिर P से एंड R से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QS पे। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एंड यहाँ से चलिए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, PA है, R से जो किया है वो RC है, और क्या दिया होगा, AP = CR है। AP किधर गया, अच्छा ये AP एंड ACR ये आपस में बराबर है। OP का वैल्यू कितना है 10, OP का वैल्यू 10 है, तो आपको PR का वैल्यू बताना है। PR का वैल्यू हो जाएगा 20। हाँ बोलोगे इतनी जल्दी हमने कैसे बोल दिया, आइए देखिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है, बोल के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और यहाँ पे एक साइड भी इक्वल। तो जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ROC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल POA के। रीजन है आपका AAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर AAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब भैया ये RO का वैल्यू PO के बराबर हो जाएगा। PO का वैल्यू 10 है तो ये भी हो जाएगा 10। अब PR क्या हो जाएगा, PO + RO, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। केवल डायग्राम बनाने की देरी थी। यहाँ दिया है इसका डिस्काउंट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हमने बस इसको ऐसे ही ले लिया ताकि आपको आसानी से करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप टफ के कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है। 12% डिस्काउंट, 12% का मतलब क्या होता है, 3/25 ना, तो 25 का सामान ये 22 में दे रहा है 12% डिस्काउंट के बाद। 20% डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में दे रहा है। ये है आपका 9 1/11 ना, माफ कीजिएगा, 9
1/11%। इसका मतलब 11 का सामान ए 10 में दे रहा, ये हो गया। अभी इसी को सिंप्लीफाई कर लेना होता है, 11 दूना 22, ठीक है, 5 दूना 10। यहाँ से आपको क्या पता चला, जो 25 का सामान है यह 16 में जा रहा है, 25 का सामान 16 में जा रहा है, तो कितना का डिस्काउंट है, 9 यूनिट का डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट परसेंट है कितना होगा, 9 का डिस्काउंट दे रहा हो आप, 25 पे गुना का 100 कर दो तो 36% का डिस्काउंट आ गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन एंड प्रिया के पास कुछ मार्बल थे। प्रिया के पास जो है अर्जुन से 18 मार्बल्स ज़्यादा है। अगर उनमें से प्रत्येक के पास 2 मार्बल ज़्यादा होते तो प्रिया के मार्बल की संख्या अर्जुन के मार्बल की संख्या के 5 गुने, अच्छा, प्रिया के मार्बल की संख्या का 5 गुना अर्जुन के मार्बल की संख्या के 7 गुने के बराबर होता। कोई बात नहीं, प्रिया के पास जो मार्बल है उसको हम पी मान लेते हैं, अर्जुन के पास जो मार्बल है उसको ए मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि प्रिया के पास अर्जुन से 18 ज़्यादा है, तो P = A + 18 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, जहां से आप P - A = 18 बोल सकते हो। इक्वेशन 1 कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में बोला है अगर दोनों के पास 2 मार्बल ज़्यादा होते तो प्रिया के पास P + 2 हो जाता, अर्जुन के पास A है तो अभी हो जाता A + 2। बस समझ गए। अभी यहाँ पे दिया है कि प्रिया के मार्बल की संख्या का 5 गुना अर्जुन के मार्बल की संख्या के 7 गुने के बराबर होता है। मतलब 5P - 7A का वैल्यू होता है 14 में से 10 गया 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए कि प्रिया के पास कितने मार्बल थे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 7 से गुना करके यानी इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो 7P - 2P 5P कितना हो जाएगा 2P, 7A तो कैंसिल हो जाएगा। अभी 18 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126 हो जाता है, और 18 सत्ते 126 ही होगा ना, 7 से 7 56 7 5 12, हाँ 126 में से 4 गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2P का वैल्यू आ रहा है 122, 122 का आधा हो जाता है 61। तो सही आंसर आ गया 61, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इधर दिया है कि एक टीचर 22 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में। वह कुछ देर पैदल गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड कुछ दूर गया है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से। तो आपको बताना है कि वह पैदल कितना दूर गया है। कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को कीजिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो पैदल है ना, ऑन फुट यह T आवर चला है, तो बाइसाइकिल से कितना चला होगा, बाईसाइकिल यहाँ से चला होगा, मतलब कि 7 - T घंटे चला होगा, क्योंकि टोटल मिला के 7 घंटे होने चाहिए। अभी देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस दोनों साइड से सेम होना चाहिए। यह एक्चुअली में 22 किलोमीटर गया है, पैदल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, T घंटे में 2T जाएगा। साइकिल से गया 4 के रफ्तार से, तो 7 - T में 4 गुना 7 - T किलोमीटर जाएगा। यहाँ से आप देखिए, ये 7 का 28 2 28 आ गया ना, तो 22 का वैल्यू कितना आ गया 2T + 28 - 4T। यहाँ से 2T का वैल्यू आ गया 6, तो T का वैल्यू आ गया है 3। मतलब 3 घंटे गया है फुट पे, तो साइकिल से कितना गया है 4 आवर्स, यहाँ पे आ गया 3 आवर्स। अभी आपको क्या निकालना है, ऑन फुट कितना गया था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे गया, तो 6 किलोमीटर ही गया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कीमती पत्थर है जिसका प्राइस जो है आपका वेट के स्क्वायर के अनुपात में, मतलब उसके प्रोपोर्शन में है। स्टोन गलती से टूट गया एंड उसके वेट का जो रेशियो है 9:4:1 हो गया, हर एक टुकड़े का वेट इतना आ गया। अगर पीसेस को बेचा गया तो पता चला कि उसे 352 रुपये कम मिले हैं। अगर यह पूरा का पूरा बेचा जाता तो हमें बताना ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्टोन क्या था। आइए देख लीजिए। यहाँ हम ये समझेंगे कि वेट का रेशियो है 9:4:1, ठीक। मतलब ओरिजिनल वेट कितना होगा, देखिए ओरिजिनल मतलब जब उसको हमने तोड़ा नहीं तो कितना होगा, 9 4 13 1 14, 14 यूनिट होगा। बोले कि बात तो ठीक है। अभी प्राइस क्या होगा, प्राइस इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो 9 यूनिट वाला का प्राइस 81 के प्रोपोर्शनल होगा, 4 वाले का 16 के प्रोपोर्शनल होगा, 1 वाले का 1 के, एंड ओरिजिनल का कितना होगा 196, 14 का स्क्वायर। यहाँ पे प्राइस कितना आ रहा है टोटल 6 1 7 1 8 8 और 1 9, 98 यूनिट आ रहा है, और ओरिजिनल कितना है आपका 196। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना दोस्त, डिफरेंस कितने का आ रहा है 98 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 352 रुपीज़। हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है, एक्चुअल प्राइस तो 196 था, तो 196 का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, तो ये आ गया है 704 रुपये। सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ है PQ एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, सर्कल का रेडियस 37 सेंटीमीटर, PNQ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है जो
की पे जाकर मिलते हैं तो हमें पीटी का लेंथ बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो कैसे सॉल्व करना है टेंजेंट के लेंथ वाले क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए। इसको आप, एक तरीका होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके कर सकते हो, दूसरा तरीका होता है सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कर सकते हो, जो आपका मन आए। ए बी पी क्यू कोड है ना, हाँ कोड है आपका पी क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, एंड की पे जाकर मिल रहा है। कॉर्ड का लंबाई कितना दिया है 24 एंड रेडियस है 37। तो चलिए ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया है। आपको पी टी चाहिए, क्या चाहिए, हाँ पी टी चाहिए। ए है 37 एंड ए है क्या आपका 24, तो 24 से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए 12 आ जाएगा, ए भी 12 आ जाएगा। अच्छा ध्यान दी, इसको जब अगर आप ये ले जाके आप एक्सटेंड करो तो सब एक ही लाइन में आता है, बात समझ गए ना। अभी देखिए आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। इस एंगल का नाम हम क्या ले लेते हैं, थीटा। अगर इसका एंगल का नाम थीटा लेते हैं, ए है 37, अच्छा 37 है ना 12 है, ओ रख लेते हैं, ए अगर आपने एम रख लिया है तो जो परपेंडिकुलर है ओ एम, ए कितना हो जाएगा। अगर ओ एम का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएगा, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 49 इंटू 25 आ रहा है, तो 7 × 5 = 35 आ गया। ये वाला वैल्यू है 35। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना उसमें अगर हम आपसे पूछे tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा आप बोलोगे ये तो आ गया 12/35, 12/35 आ गया। जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ओ टी क्यू, ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना ओ टी क्यू, ओ टी क्यू में tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाता है QT/QT/O क्यू। बोले कि हाँ ठीक है। अभी QT का वैल्यू तो आपको निकालना है, QT एंड PT दोनों सेम होगा, ध्यान रहे। OQ का वैल्यू कितना है 37, तो यहाँ से QT कितना आ गया, QT 12 × 37/35, 1 समथिंग आ रहा है, तो 12 दशमलव कुछ, 12 के जस्ट आसपास ही आना चाहिए, तो 12.68 इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर लग रहा है। बाकी चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए आप। बाकी के जो ऑप्शन है इससे बहुत दूर है, ये 19.98 आ गया। इसमें क्या है, 12 को अप्रोक्सीमेटली 1.5 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन 37/35 तो 1.5 नहीं आएगा ना। पी ए पी बी टेंजेंट है, एंगल ए पी बी दिया हुआ है, कॉड ए सी पैरेलल है टेंजेंट पी बी के, तो एंगल ए बी सी पता नहीं क्या दिया है, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पी ए पी बी टेंजेंट है, तो ऐसे करके हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। हाँ ये पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अभी आपको ए सी ड्रॉ करना है पी बी के पैरेलल, ए सी है आपका पी बी के पैरेलल, ये भी सही है। हमें एंगल ए बी सी बताना है, ए पी बी, ये वाला एंगल क्या है आपका 30 डिग्री। आपको बताना है एंगल ए बी सी क्या होगा, ये वाला एंगल बताना है ना, ये थीटा करेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पे एंगल है ये 30 डिग्री, ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अपने पास हमने बाहर से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ए पी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया। अगर हम सेंटर पे अगर एंगल ऐसे पूछे आपका कितना होगा, ये सेंटर पे एंगल पूछे तो ए 30 डिग्री है, तो ए वाला एंगल होना चाहिए 150 डिग्री, क्योंकि सेंटर का एंगल एंड टेंजेंट के बीच के एंगल को जोड़ के होता है 180 डिग्री। अगर सेंटर पे एंगल 150 डिग्री, तो यहाँ से अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगा तो ये कितना होगा, सर्कमफेरेंस पे एंगल इसका आधा होता है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 डिग्री। बात समझ गए। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी जो है यही दिख रहा है आपको, कि अगर हम केवल सेंटर पे एंगल ऐसे पूछते तो सेंटर पे एंगल हो जाता है 150, यहाँ वाला एंगल हो गया कितना 75 डिग्री, कोई दिक्कत। चूंकि ए सी एंड पी बी पैरेलल है, तो देखिए ये जो एंगल है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। में एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है, ये बोलता है कि मान लो ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी से आपने कोई भी कॉर्ड ड्रॉ किया, कोई भी कॉर्ड, तो यह कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट में वही एंगल बनाएगा जो आपका टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच था। मतलब यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। मतलब अगर इधर, अभी इस सिनारियो को ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, इसके बीच का एंगल 75 है, तो ऑपोजिट सेगमेंट में जो एंगल है ये वाला कितना होगा, ये वाला भी 75 होगा। तो एक ट्रायंगल में दो एंगल 75 है, तो तीसरा एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। ये क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे चलिए। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तो सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। देखिए ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा पास पास दिए हुए, तो k + 1/k दिया हुआ है, यहाँ से k² + 1/k² कितना होगा, 6√3 के स्क्वायर में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 36, 108 में से 2 गया 106 हो गया। अभी हमें k⁻6 + 1/k⁻6 चाहिए, तो a + b होल क्यूब हो गया।
मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यू के स्क्वायर प्लस 1/k² का पावर 3 में से 3ab को माइनस कर, 3a प्लस बी मतलब 3 टाइम्स k² प्लस 1/k² को माइनस करना, ठीक है। तो 106 को माइनस करेंगे, 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर बहुत ही आसान है, ये 11236 हो जाएगा, इसमें से हमें 3 माइनस करना, तो 106 इंटू 11233 आ रहा है। बिना टाइम इन्वेस्ट किए, मतलब वेस्ट किए, आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 76 18 18 1 19 6 2 12 1 13 11 6 66 1 67 1 2 3 4 5 0 ना, फिर 3 3 2 1 1, यहाँ से कितना आ गया 11, मतलब 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा 98 या 3 3 6 698 वाला 2 ऑप्शन है, फिर 7 3 10 6 2 8 1 9 11 9 0 6 9 8 11 9 0 6 9 8, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, इधर है कि शिवम इन्वेस्ट करता है पैसे स्कीम ए में 16% की दर से, एक मिनट, हाँ, शिवम इन्वेस्ट करता है स्कीम ए में 16% की दर से 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और उन्होंने 6 टाइम्स इन्वेस्ट किया है स्कीम ए का स्कीम बी में, रेट है 10% 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, टोटल इंटरेस्ट अगर उसे 1250 रुपये मिला है तो उसने स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया था, ध्यान से देख लेते हैं। स्कीम ए में मान लेते हैं इसने पी इन्वेस्ट किया है स्कीम ए में, तो स्कीम बी में कितना करेगा 6p करेगा, और कि हाँ यही तो दिया है 6 गुना ना, ठीक। तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पी 16% की दर से 2.5 साल के लिए 2.5/100 हो गया, प्लस 6p 10% की दर से 3.5 साल के लिए, और यहाँ पे कितना हो गया आपका बटा 100 हो गया, टोटल वैल्यू है 6250, यही है ना। कितना रहा 16 50 16 दूना 32 एंड 8 40, मतलब 400 आता, यहाँ पे आ गया 40p प्लस इधर कितना आ जाएगा 35 को 6 से करेंगे तो 180 आ जाता है ना, 180 नहीं 6 25 18 3 21 210 p का वैल्यू आ गया 6250 पे 00 250, मतलब कि 25p का वैल्यू आ गया है 62500, तो p का वैल्यू कितना आ गया, ये 25 बार में चला जाएगा 00, p का वैल्यू 2500 है, तो 6p कितना हो जाएगा 150 पे 00, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कि अगर 2x - 1 से आपने डिवाइड किया है इसको, तो क्या संख्या घटाई जानी चाहिए कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो ध्यान दें रिमाइंडर ही माइनस करना पड़ता है ना, रिमाइंडर ही माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब ये रिमाइंडर क्या होगा, अगर 2x - 1 से डिवाइड किया है तो 2x - 1 को आप 0 करोगे, x का वैल्यू 1/2 आएगा, तो p ऑफ 1/2 ही रिमाइंडर होगा, मतलब x की जगह पे 1/2 पुट करना है, तो 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है, ये 14 का 1/2 से गुना -3, ये आ गया है 1/2 माइनस 3 प्लस 7 - 3, 7 में से 6 गया, कितना गया 6 ना, 7 में से 6 गया 1 में से, हाँ 1 + 1/2 तो आ गया 3/2, तो सही आंसर है कि आपको 3/2 माइनस करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू दिया है और ए वैल्यू आपको निकालना है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, कॉसेक 2a एंड साइन 2a, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर करें दोस्त, तो ए आ जाता है आपका साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कॉस ए, बात समझ गए। साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए आता है साइन 2, तो 1 प्लस साइन 2a का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो साइन 2a का वैल्यू कितना आ गया है 2, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि साइन 2a का वैल्यू 2 तो आ ही नहीं सकता, चूंकि यहीं पे हमें क्वेश्चन को गलत कर देना चाहिए था। ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू √3 है, ये हो ही नहीं सकता है। रीजन कि साइन ए प्लस कॉस ए का जो वैल्यू है ना, यह लेस इक्वल √2 एंड ग्रेटर इक्वल -√2 होता है, और √3 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत है, डेटा गड़बड़ है, ठीक। भावनाओं में बह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर देना। आगे चलो,